जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग के सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड और जेईई के एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम। तो हम ये 12th का वीडियो लेकर के आए हैं। जो टॉपिक है मैट्रिक्स, ये मैथ का टॉपिक है जो कि सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जेईई के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो मैट्रिक्स है ये अलजेब्रा के अंदर आता है। ये एक अलजेब्रा का टॉपिक है। इस मैट्रिक्स का जो सबसे अधिक यूज होता है वो दो या दो से अधिक वेरिएबल वाले जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में जानेंगे। जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स को जनरली जो है कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर ए बी सी डी। यदि एक मैट्रिक्स है तो ए का यूज करेंगे, दो है तो बी का यूज कर सकते हैं, यदि तीन है तो सी का यूज कर सकते हैं। तो कैपिटल लेटर में अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, जिसमें यदि हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैट्रिक्स को तो इसके अंदर ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है वो यूज करते हैं और इसके अंदर जो लिखते हैं वो एलिमेंट होता है। जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जैसा कि आप सोचते होंगे कि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को ये बड़े वाले ब्रैकेट से शो कर रहे हैं, मतलब ये इसका पूरा सिंबल है। इस तरीके से यदि लिखा हुआ कहीं दिख रहा है, जो इस तरीके का ये लिखा हुआ है, तो ये आपका तुरंत मैट्रिक्स हो जाएगा। और यदि ऐसा लिखा हुआ है और इसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं तो ये डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा। और यदि ऐसे में लिखे हैं तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो जो यहाँ पर लिखते हैं इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं सेकेंड रो और इसको बोलते हैं थर्ड रो। तो जो ओरिएंटल है वो रो है और जो वर्टिकल है वो कॉलम है। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉलम, इसको सेकेंड कॉलम और इसको थर्ड कॉलम। अब बात है, आप सोचते होंगे ये 1 1 1 2 1 3 ये सब क्या है? तो यदि मैं एक को यहाँ पे ले करके इसको बताऊं यहाँ पर, तो एक्चुअल में ये A11 जो है वो AIJ है। I का मतलब होता है रो, I का मतलब होता है रो और J का मतलब कॉलम। तो रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से, और कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? J से। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि A11 जो आपका लेफ्ट में लिखा है वो रो है और जो राइट में लिखा है वो क्या है? कॉलम है। तो यदि हम ऐसे देखें तो लेफ्ट में 1 1 1 लिखा है मतलब पहला रो, लेफ्ट में 2 2 2 लिखा है तो दूसरा रो, लेफ्ट में 3 3 3 लिखा है तो तीसरा रो। अब देखेंगे राइट में 1 1 1 लिखा है तो पहला कॉलम, 2 2 2 लिखा है तो दूसरा कॉलम और 3 3 3 लिखा है तो तीसरा कॉलम। मतलब ये AIJ में लेफ्ट में जो है वो रो है और राइट में जो है वो कॉलम है। इस तरीके से आप ये आसानी से बता सकते हैं कि अब ये जैसे इसको यदि आपको बोलना है 1 1 1 है, इसको बोलेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इसको बोलेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, इसको बोलेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। इस तरीके से तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मतलब ये कॉलम हो गया और ये क्या हो गया? रो हो गया। और आई आपका, आई से हम रो डिनोट कर रहे हैं और जे से हम किससे क्या डिनोट कर रहे हैं? कॉलम। अब यहाँ पे जो सफिक्स में है वो m इंटू एन लिखते हैं यहाँ पे सभी मैट्रिक्स में। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रो और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m को नंबर ऑफ रो बोलते हैं, n को बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम। और ये देख के यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे कितने रो है? 3 रो है और 3 कॉलम है। और n इंटू एन, यदि m इंटू एन का यदि हम m इंटू एन का यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे तो जो आता है ये आता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
कितने एलिमेंट है उससे ये मालूम चलता है m और n का मल्टीप्लाई करने से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। और यदि m इंटू n के फॉर्म में केवल आप लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू आप नहीं लिख रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है, यदि उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो इससे मालूम चल जाएगा यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। बट m इंटू n केवल लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर। m इंटू n का मतलब ऑर्डर। यदि 3 इंटू 3 यदि आपने लिखा केवल, इसको हम ऑर्डर बोलेंगे। 3 इंटू 3 को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है। और 3 इंटू 3 इनका मल्टीप्लाई जो आ रहा है ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। m इंटू n को ऑर्डर बोलते हैं, तो इसका 3 इंटू 3 लिख दिए तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। और यदि 3 इंटू 3 का जो मल्टीप्लाई आ रहा है, m इंटू n का जो मल्टीप्लाई आ रहा है, यदि वो आप मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, उससे पता चल जाएगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं। यहाँ पे ये पता चला कि यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स के एक वैल्यू लिखते हैं, उसके अंदर हम एलिमेंट लेते हैं, एक कांस्टेंट फॉर्म में ले रहे हैं 1 2 3 5 0 1 7 2 1। हम ये एक मैट्रिक्स ले लिए हैं। अब यहाँ पे कोई भी यदि आपसे पूछे कि यहाँ पे किस एलिमेंट की कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे कोई बोले A22 की वैल्यू यदि क्या है, तो आप बता सकते हो 0, क्योंकि आपको ये देखना है कि ये A11 ये है, A12 ये है, A13 ये है, A21 ये है, A22 ये है, A23 ये है, A31 इस तरीके से A33। यहाँ पे यदि किसी की वैल्यू बतानी हो कि इस रो में इस एलिमेंट की कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे बता सकते हैं। A33 की वैल्यू यदि आपको बताना हो तो आप बता सकते हैं 1, A13 की वैल्यू बतानी हो तो ये बता सकते हैं 3। इस तरीके से सभी एलिमेंटों का वैल्यू बताया जा सकता है किसी मैट्रिक्स में। तो इस तरीके से ये हमने बताया I रो है और J कॉलम है, m इंटू n की यदि वैल्यू लिख रहे हैं तो उससे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। केवल m इंटू n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे ऑर्डर पता चल जाएगा उस मैट्रिक्स का। और यदि पूरा यदि पता करना हो कि कितने एलिमेंट हैं, तो m इंटू n का जो मल्टीप्लाई है उसका मल्टीप्लाई करके हम इक्वल में लिख देंगे, उससे मालूम चल जाएगा कि ये आपका कितने एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर। अब हम आप लोग को बताएंगे कि मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आप लोग को बताएंगे। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब जो अगला मैट्रिक्स का जो टाइप है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और लास्ट नल मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने सभी मैट्रिक्स का टाइप आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे एक एक को समझेंगे। जैसा कि ये नाम लिखा है रो का मतलब यहाँ पे केवल आपको रो में एलिमेंट दिखना चाहिए 2 3 5। यहाँ कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 3 आप 1 0 2 कोई और आप नंबर ले सकते हैं यहाँ पर। बट आपको ये ध्यान देने हैं उसमें एक ही रो होनी चाहिए। यदि एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब यदि कॉलम मैट्रिक्स के बारे में जाने तो उसमें यदि एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स होगा, इसमें हम कोई दूसरा नंबर ले लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हो जाएगा कि जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। यहाँ पर 2 3 5 7 2 1 0 2 3। अब यहाँ पे आप देखेंगे कितने रो है, 3 रो और 3 कॉलम है। जहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होते हैं, मतलब जितने रो हो और जितने कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो, मतलब m = n।
स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब अगला हम आप लोग को बताएंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जिसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट हो। डायगोनल में एलिमेंट का मतलब यदि हम यहाँ पे 2 3 5 0 0 0 0 0 0 यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे केवल यहाँ पर डायगोनल में एलिमेंट है। तो जब केवल डायगोनल में एलिमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। बट डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, क्योंकि यहाँ भी m = n है, 3 रो 3 कॉलम है। कोई यदि आपसे पूछे कि डायगोनल मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं तो आप बोलेंगे हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों में सेम है। बट स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट हैं और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, केवल डायगोनल में एलिमेंट है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल है, बट डायगोनल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि डायगोनल में केवल डायगोनल में एलिमेंट है। अब यहाँ पर हम आप लोग को बताएंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होता है, बट यहाँ पर थोड़ा बेसिक चेंजेस है। यहाँ पे हमने 4 4 4 ले लिया, 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके डायगोनल में क्या लिया गया है, 4 4 4। हम यहाँ पे चाहते तो 5 5 5 भी ले सकते थे, 2 2 2 भी ले सकते थे, 3 3 3 भी ले सकते थे। यदि डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम हैं, मतलब सेम नंबर हैं, बट वो 1 नहीं है, तो आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। और यदि डायगोनल में सभी एलिमेंट अलग अलग है तो वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और यदि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब कोई यदि आपसे पूछे कि स्केलर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बट स्क्वायर मैट्रिक्स को ये और ये नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट है, इसके केवल डायगोनल में एलिमेंट है। डायगोनल के सभी एलिमेंट अलग अलग होंगे तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट सेम होंगे बट 1 नहीं होंगे तो आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। और यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हम बता रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 1 1 होने चाहिए। यदि डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 1 1 है तो आपका कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब ही 1 होता है। यदि इसका मतलब डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 है तो आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी या यूनिक मैट्रिक्स। बट वो 2 2 2 3 3 3 यदि ऐसा हो जाए, कोई दूसरा नंबर हो जाए बट सेम हो, तो आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो बट अलग अलग हो। यहाँ पे ऊपर नीचे सब में आपका क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब आई, यहाँ पे आई लिखा हुआ है इसलिए इसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 1 होते हैं डायगोनल में, और अपर और लोअर 0 0 होते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम होते हैं बट 1 1 नहीं होते, उसके अलावा दूसरा नंबर हो सकता है। अब देखिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नाम जैसा है रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल की तरह बनेगा। 2 3 4 5 2 1 7 2 3, सॉरी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रेक्टेंगल की तरह आपका बनता है मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कभी बराबर नहीं होते हैं। 3 2 1 4 5 7। अब यहाँ पे देखेंगे m ≠ n। तो कोई यदि आपसे पूछे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते हैं, बट वो एक रेक्टेंगल की तरह दिखता है जिसमें 2 रो या 3 कॉलम, 3 रो या 2 कॉलम के फॉर्म में होता है, वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। बाकी स्क्वायर मैट्रिक्स ये तीनों आपके, ये भी है आपका m = n। तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 1 2 ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही तीनों आ गए, बट ये तीनों का अलग अलग फीचर है इसलिए इनका नाम है। अब आपका नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स में क्या होता है,
उसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये 2 × 2 का है बट ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। वो सभी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितने रो उतने कॉलम होंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। अब देखिए, एक नल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हम जीरो लिख सकते हैं। बाकी जो मैट्रिक्स का जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है, मैट्रिक्स कभी हटता नहीं है। यदि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं उसको दूसरे मैट्रिक्स के साथ यदि आप ऐड कर रहे हैं तो जो दूसरा मैट्रिक्स आएगा ऐड करने पर वो भी आपका क्या होगा, मैट्रिक्स ही होगा। दो मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो भी एक मैट्रिक्स ही आएगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी मैट्रिक्स आएगा। यदि मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ आप कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो एक अपने को मैट्रिक्स ही मिलेगा। बट ये जो नल मैट्रिक्स है इसके सभी एलिमेंट जीरो होने की वजह से इसको पूरा हम जीरो लिख सकते हैं। बाकी ये मैट्रिक्स हटेंगे नहीं, मैट्रिक्स को ऑपरेशन आप लगाते जाइए, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आपका आता जाएगा। अब हम यहाँ पर टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में बताएंगे। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आप लोग को बताएंगे। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का जो यूज है वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जिसमें 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि एक्स वाई हो सकता है जिसमें 2 वेरिएबल हों, एक्स वाई जेड हो सकता है जिसमें 3 वेरिएबल हों। इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का भी यूज करते हैं। अब जहाँ 2 वेरिएबल होता है उसको सॉल्व करने के लिए दूसरे मेथड भी होते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल मेथड। ये कई टाइप के मेथड है जो कि 10th क्लास में है। बट जहाँ पे 3 वेरिएबल आ जाते हैं एक्स वाई जेड और वहाँ पे 3 इक्वेशन भी आ जाते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम आसानी से मैट्रिक्स का यूज करते हैं और मैट्रिक्स का यूज करके उस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यहाँ पे पहले नंबर पर हम बताएंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो वो आपका लीनियर इक्वेशन होता है। बट ये पेयर के फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि यदि केवल एक इक्वेशन है उसमें आपके 2 वेरिएबल हैं तो सॉल्व नहीं होंगे। 2 वेरिएबल वाले 2 इक्वेशन रहेंगे तभी वो आपका सॉल्व होगा, तभी वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। एक इक्वेशन से आपका एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व नहीं होगी। जैसे यहाँ पे a1x ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये आपका लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दूसरे मेथड का भी यूज करते हैं, बट यहाँ पर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स को यूज करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। भाई पढ़ तो रहे हैं हम मैट्रिक्स, आखिर उसका यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका अनुप्रयोग क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं। जिसमें हम 2 वेरिएबल लिए हैं। अब इसको यदि मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल बनाते हैं और ये देखते हैं x के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं। यहाँ पे x के कोफिशिएंट a1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट x2, मतलब x के गुणांक a1 a2। तो पहले हम कॉलम में क्या लिख दिए, a1 a2। यहाँ पे y के कोफिशिएंट, y के गुणांक क्या है, b1 b2। तो जो x और y के कोफिशिएंट होते हैं, x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में और y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में लिखते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे x और y मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे, x और y लिख दिए और यहाँ इक्वल का साइन है तो इक्वल, और इसको भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं एक ये मैट्रिक्स मिला, एक ये मैट्रिक्स मिला, एक ये मैट्रिक्स मिला, जिसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे रो और कॉलम दोनों का नंबर सेम होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और ये दोनों देख के लग रहे होंगे ये कॉलम मैट्रिक्स, जहाँ पे कॉलम में एलिमेंट होंगे, एक कॉलम होंगे, वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो ये इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। इस मैट्रिक्स को हम ए बोल दिए क्योंकि मैट्रिक्स को हमने शुरू में ही बताया कि मैट्रिक्स को हम लेटर से, कैपिटल लेटर जो अल्फाबेट होता है
उससे हम डिनोट करते हैं। और ये देखिए ये एक्स वाई ये अननोन है, इसको हम कैपिटल एक्स बोल दिए, और इक्वल है तो ये इक्वल हो गया और इसको भी बोल दिए। आप कोई और भी यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। ये एक तरीके से हम लीनियर इक्वेशन जहाँ पे दो वेरिएबल थे वो पेयर था, उसको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पे हमने आप लोग को बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पे अगेन लीनियर इक्वेशन लेंगे, बट वहाँ पे कितने वेरिएबल लेंगे? 3 वेरिएबल लेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अब देखिए 3 वेरिएबल्स होगा तो अब यहाँ पर 2 इक्वेशन नहीं बनेंगे, 3 वेरिएबल रहेंगे तो 3 इक्वेशन भी होगा। अब 3 इक्वेशन को कैसे हम लिखेंगे? यहाँ पे देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब यहाँ पे दिख रहा होगा 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, वेरिएबल भी 3 है और इक्वेशन भी 3 है। तो अब ये तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स के थ्रू कैसे, तो जैसे आपने पिछला लिखा, कुछ लोग को आइडिया लग गया होगा कि जहाँ पे 2 वेरिएबल वाला पेयर था लीनियर इक्वेशन का, जैसे उसको हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था, इसको भी हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए यदि x का कॉफिशिएंट गुणांक a1 a2 a3 है तो पहले कॉलम a1 a2 a3, दूसरे कॉलम में b1 b2 b3, तीसरे कॉलम में c1 c2 c3। अब यहाँ पे आप देखिए c1 c2 c3 वो z के कॉफिशिएंट है, b1 b2 b3 ये y के कॉफिशिएंट है, और a1 a2 a3 मतलब जो कॉफिशिएंट है उनको हम कॉलम में लिखते हैं और उनके मल्टीप्लाई में जो वेरिएबल है उसको एक दूसरे मल्टीप्लाई के फॉर्म में दूसरे मैट्रिक्स में लिखते हैं। इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल का साइन, एक यहाँ पे हमने दूसरे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया d1 d2 d3। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे कि ये आगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना, इसका मतलब जो वेरिएबल के कॉफिशिएंट होंगे वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में आएंगे और उसके साथ में जो वेरिएबल थे वो हमेशा कॉलम मैट्रिक्स, और जो इक्वल में है वो भी कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम अगेन ए बोल सकते हैं, इसको एक्स बोल सकते हैं और इसको हम बी बोल सकते हैं। अभी जो हमने ये एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसको हम आगे चल करके जब हम पूरा इसका ऑपरेशन बता देंगे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को, वो भी हम सॉल्व करना पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे आप लोग को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। इक्वालिटी से आप समझ रहे होंगे इक्वल, इसका मतलब 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो क्या क्या उनमें कंडीशन होगा, उसके कंडीशन के बारे में हम बताएंगे। मान लेते ये एक मैट्रिक्स है x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3y 5x 7y 3z, और यहाँ पर आपका x माइनस जेड 2y, और यहाँ पर y माइनस x माइनस y। ये देखिए ये हमने अपने से वैल्यू लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देखा कि एक मैट्रिक्स है और इसके इक्वल में कोई दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 4 5 7 6 0 1 4। दो मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे इक्वल किया। इक्वल क्यों किया? क्योंकि यह इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे उसका लिए पहला कंडीशन है कि यदि एक तरफ आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एक तरफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका मतलब यदि इधर एलिमेंट 9 है तो इधर 6 4 3 नहीं, यदि इधर 9 एलिमेंट है, 3 कॉलम 3 रो है तो 9 एलिमेंट होंगे, तो इधर भी 3 रो और 3 कॉलम चाहिए। दोनों तरफ n इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n। मतलब यदि इधर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इधर भी स्क्वायर मैट्रिक्स, और यदि इधर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जहाँ पे m n के इक्वल नहीं होगा तो इधर भी क्या होना चाहिए? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यदि इधर स्क्वायर मैट्रिक्स तो इधर स्क्वायर, इधर रेक्टेंगुलर तो इधर रेक्टेंगुलर।
ऐसा करने से अपने को ये मिलता है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होगा तो हम उसे इक्वालिटी का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए इक्वालिटी के आगे जो प्रोसेस होता है इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। अब ये देखिए ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, यह आपका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, यह आपका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, यह आपका फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका ये, इसका ये, सिमिलर इसका ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये। तो अपने को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यदि मैट्रिक्स इक्वल है दो तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आपको 2 मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 3 मिलेगा, 3y इज इक्वल टू आपको 4 मिलेगा। जैसे ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हुए हैं, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, इसी तरीके से सिमिलरली जो सेकेंड रो है उसके भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, जो थर्ड रो है उसके भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। यदि आप चाहते तो ऐसे ही बोल सकते थे, ऐसे ऐसे भी ले सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ले, आप चाहे तो कॉलम के एलिमेंट भी आप इक्वल करके ले सकते हैं। बट यह अपने को ध्यान देने हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल लेने हैं। यदि आप गलती से पता चले कि आपने इसको ये ले लिया, इसको ये ले लिया, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपने को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे ध्यान दे करके उसको इक्वल करने हैं। अब देखिए अब लोग बोलते हैं कि इसको इक्वल करने से अपने को क्या फायदा होगा। यदि दो मैट्रिक्स को इक्वल हम करते हैं तो उसमें जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं, जो वहाँ पे अननोन है, जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड अननोन है, तो दो मैट्रिक्स को इक्वल करने से जो अननोन वेरिएबल है उसकी हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, आसानी से इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आज की क्लास में हमने आप लोग को मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन, उसके बारे में कि मैट्रिक्स में रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, किसको रो और किसको कॉलम बोलते हैं, कॉलम को जे, रो को आई बोलते हैं, ऑर्डर m इंटू एन होता है और m इंटू एन का इक्वल में जो मल्टीप्लाई में जो उसकी वैल्यू आती है उससे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता चलता है, उसके टाइप क्या होते हैं मैट्रिक्स के, और मैट्रिक्स को कैसे अप्लाई करते हैं उसके एप्लीकेशन के बारे में, और मैट्रिक्स के कैसे दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं उसके इक्वालिटी के बारे में हमने आप लोग बताया। यह आपका वीडियो का पहला पार्ट है। मैट्रिक्स जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसके सेकेंड पार्ट में इसके हम ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली उसके नेक्स्ट पार्ट, इसके 8-9 पार्ट टोटल मैट्रिक्स का, इस ये जो मैट्रिक्स टॉपिक है इसके 8-9 पार्ट आपको मिलेंगे, जिसमें यह पूरा मैट्रिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और ये आपका सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड और जो जेईई का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जय हिंद,